ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। अदील हमारे साथ मौजूद है और अभी हमें आसिफ बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया। आसिफ बाजवा का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से। अदील आपकी तरफ आएंगे। अदील, एक तरफ तो ठीक है, पॉलिटिक्स तो अपनी तरफ है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत है ओवरऑल, उसमें हम ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने सैलाब ज़नगान की मदद के लिए इमदाद का भी कहा। फिर हमें सऊदीया की तरफ से भी खुशखबरी मिल रही है कि वहाँ से भी कुछ पैसे आएंगे और मुल्क की मईशत को कुछ सहारा मिलेगा। अच्छा तो होने जा रहा है, इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लिया जा रहा? आपको क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वक्ती हैं? जिस तरह से आपके लीडरान के बयान आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि अब कब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इस वक्त सिर्फ तनकीद ही तनकीद है? देखें, जिस तरह से ये जो मामला है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसका हल एक ही है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी अगर किसी एक घर को भी उठा के देखें तो आमदन और अखराजात, इसके अंदर अगर फर्क होगा, यानी अगर आमदन कम होगी और अखराजात ज्यादा होंगे तो खसारे में जाएगा घर। इसी तरीके से मुल्क जो है उसके आमदन और अखराजात में अगर फर्क होगा तो मुल्क भी खसारे में जाएगा। हमारी जो आमदन है वो आमदन एक्सपोर्ट्स से बढ़ेगी, वो आमदन रेमिटेंसेस से बढ़ेगी, वो आमदन पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सनती तरक्की से बढ़ेगी। वो आमदन जो है वो उससे बढ़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वो रिफॉर्म्स करे, उस पाकिस्तान अपने जो वसाइल है, अपना जो कारोबार है, अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाए, अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाए, तब जाकर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। कभी भी पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इमदाद के जरिए ठीक नहीं हो सकती, किसी दूसरे मुल्कों से कर्जे लेकर ठीक नहीं हो सकती, भीख मांगकर ठीक नहीं हो सकती। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए, पाकिस्तान के अंदर कोविड जो है वो उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, लेकिन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस कोविड सिचुएशन को भी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से डील किया और दुनिया तारीफ करती है उसका। इकोनॉमी को जो है वो बैठने नहीं दिया और 6% की शरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो इकोनॉमी तरक्की कर रही थी, जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही थी। इस अनप्रेसिडेंटेड फ्लड से जो है वो हमें निपटने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक दूसरे लेकिन की अदील, मदद की। और इस बात को खुले दिल से आप अब तो एक्सेप्ट कर लें कि चलें जनाब, आप लोग ये कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आई है। ठीक है, हमें भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे केसेस खत्म भी हुए, फैसले भी हो गए, लेकिन अब कुछ काम हो भी रहा है। वो काम को क्या आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि ठीक है, मुल्क का इमेज भी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? कौन सा काम हो रहा है, कौन सा? पाकिस्तान की जो है वो आपके रिजर्व, फॉरेन रिजर्व जो है वो तारीख के सबसे कम सतह पर है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तारीख की सबसे कम सतह पर है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है वो कम सतह पर है। एलसीज जो है वो खुल नहीं रही, मुल्क में इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। हर नए दिन जो है एक नई इंडस्ट्री बंद हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी एनर्जी क्राइसिस इस लेवल पर है कि पाकिस्तान का अपना एनर्जी का वजीर टीवी पर आकर कहता है कि हम अंधेरों में डूब जाएंगे, हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये इस सिचुएशन में आप कौन सा अच्छा काम जो है वो आपको एक अच्छा काम पॉइंट आउट कर दे जिसकी मैं भी तारीफ कर दूं कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है इस मुल्क में। मतलब क्या तमाम हम चीजें बाहर के बेहतर मुल्कों उसी से सूरत भीख में हो लेने को सकती अच्छा हैं जब काम कैसे इलेक्शंस हो कहेंगे? जाएं। तमाम चीजें उसी सूरत जी में बेहतर हो सकती हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आएगी इलेक्शन से। देखें, उस जब के मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हों, उसको अगर आप इक्तदार से बाहर कर दें और उसको आप कॉर्नर करें और उसको आप दीवार से लगाएं, उसके खिलाफ आप जो है वो तमाम तर रियासती मशीनरी को लगा दें, तो उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शंस के जरिए। आवाम को फैसला करने दें कि आवाम जो है वो इस वक्त सबसे मकबूल जो भी जमात है, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम के अंदर मकबूलियत है, आवाम को फैसला करने दें। क्यों आप इस्लामाबाद की बलदियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्यों आप बार बार कराची के इलेक्शन से भागते हैं? क्यों आप जनरल इलेक्शन नहीं होने दे रहे इस मुल्क में? क्या जनरल इलेक्शन करवाना इतनी कोई बुरी बात है? क्या जनरल इलेक्शन करवाना कोई जुर्म है?
जिससे भागा जा रहा है, जिससे अदालतें भी भाग रही हैं, जिससे इदारे भी भाग रही हैं, जिससे सारी की सारी सियासत जमातें भी भाग रही हैं। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही हल है, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए, जो भी गवर्नमेंट आए उसके हाथ में दिया जाए, ताकि वो इस मुल्क के हालात को ठीक बेहतर है। तरीके से आगामी मैंडेट के जरिए डील कर सके। ठीक है, आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आएंगे, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आसिफ बाजवा साहब, मुझे आप सुन हेलो सकते हैं? जी। जी, मुझे मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, मुझे आपकी आवाज आ रही ठीक है। है आसिफ बाजवा साहब, तमाम मसाइल का हल जनरल इलेक्शंस हैं, लेकिन आप लोग ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इवन ये कि पंजाब असेंबली में भी जो सूरत हाल है उसको भी पीटीआई चैलेंज कर रही है। वो कहती है जी हमारे नंबर पूरे हैं, और नंबर पूरे हैं तभी तो हमारी हुकूमत है। अगर नंबर पूरे नहीं होते तो हुकूमत कैसे पूरी होती, यहाँ पे होती। तो क्या समझते हैं इस वक्त क्या होने जा रहा है पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पहली बात जो ये करते हैं ना कि इलेक्शन करवाना कोई जुर्म है, जनरल इलेक्शन होने चाहिए, तो आप जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जब पीडीएम ने कहा कि हम इमरान नियाज़ी साहब के खिलाफ एक कानूनी और आईनी तौर पर करारदाद अदम एतमाद उनके खिलाफ लेके आना चाह रहे हैं, तो इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि ये इनमें इतनी जरूरत नहीं है, इनमें इतना दमखम नहीं है, ये मेरे खिलाफ करारदाद नहीं ला सके। फिर हमने करारदाद लाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि ये मेरे खिलाफ करारदाद अदम एतमाद लेकर के आए हैं। इसके साथ क्वेश्चन उनसे किया गया कि आप इलेक्शन करवा दें, करारदाद को छोड़ दें, आप इलेक्शन करवा दें, या अगर ये कहते हैं तो जनरल इलेक्शन करवा दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 साल के लिए ये इलेक्शन हुए थे, तो क्या इस तरह ये हो सकता है कि जब भी कोई अपोजिशन चाहे या कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो कहें इलेक्शन करवा दें, तो फिर इलेक्शन करवा दिया जाना का कभी एक दिन भी हम पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम 5 साल का ये मैंडेट है, 5 साल के इलेक्शन होते हैं, वो पूरे करवाएंगे। और इनके स्पोक्स पर्सन भी शेख रशीद साहब भी, फातशाही साहब भी, असद उमर साहब भी, सब भी ये कहते रहे कि हम एक दिन भी पहले असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम 5 साल पूरे करेंगे, हम ये रीत नहीं डालेंगे। सर अभी क्या समझते हैं? अभी पंजाब में तो आपको जो मामला तूल देना था, चले वो सद तक तो तूल पे चला गया मामला, क्या वो इमरान खान साहब जो अर्ली इलेक्शंस कर रहे थे वो तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये मुझे बताइए कि फिर इस वक्त पंजाब में क्या होने जा रहा है? देखिए, पंजाब में इस वक्त जो अब भी 10:47 अप्रोक्सीमेटली हुए हैं, 40 मिनट, इस वक्त तक भी के पास नंबर्स पूरे नहीं है। अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो क्या मुश्किल थी कि सिर्फ काउंटिंग होनी थी ना, लेकिन इनके पास नंबर्स, मैं चैलेंज करता हूं, इनके पास इस वक्त भी नंबर्स पूरे नहीं है। इनके लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। ये चाहे शाम से हम ये ड्रामा देख रहे हैं टीवी पे और ये बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के टिकर चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये आज किसी सूरत भी इत्मीनान का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद जब ये वजीर आला नहीं रहेंगे, इनको कोई हक हासिल नहीं रहेगा कि ये असम्बलियां तोड़ दें। उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन आएगा, और जब रन ऑफ इलेक्शन आएगा तो उस वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सर कोई तो प्लानिंग की होगी आपने, आपकी प्लानिंग्स पहले से होती हैं, आपकी पार्टी और फिर आपके साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अगर ऐसा हो जाता है कि एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो फिर कौन किसका नाम जहन में है जो इस कुर्सी पे बैठेगा? वो तो इसका भी फैसला हो चुका है मैडम। उनका नाम है मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब। वो ही मुतफिका तौर पे पंजाब के वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई दूसरा कैंडिडेट है, और ना ही हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से किसी ने उन्होंने भी ये कहा कि ये नून लीग का हक है, उनके पास वोट नंबर ज्यादा है और उनका ही ये जो है ना वो पार्लिमानी लीडर होना चाहिए, और ईवान जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे इंशाल्लाह। अदील आपकी तरफ आएंगे। अदील, हमजा शहबाज का नाम भी सामने आ चुका है, क्या कहते हैं? हेलो जी अदील आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अभी आ रही है। अदील, हमजा शहबाज का नाम भी आसिफ बाजवा साहब कह रहे हैं कि लिया जा चुका है कि जैसे ही ये वोटिंग होगी और यकीनन नाकाम होंगे
पीटीआई वाले तो हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला मुंतखब होंगे। आपके पास कुछ हाँ इत्तलात है? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान के अलावा कोई और नाम तो सामने आ ही नहीं सकता। अगर कोई भी वजारत आला हो या वजारत उज़्मा हो, उसमें शरीफ खानदान का जब तक मेंबर ना हो तो उसके लिए अहल नहीं करार दिया जा सकता। बेशक आप कितने ही पुराने और कितने ही आप मंजे सियासतदान क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए शरीफ खानदान का होना जरूरी है। तो उसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमजा शहबाज का नाम सामने आए। लेकिन पहले ये एतमाद के वोट में कुछ खरीद और फरोख्त के जरिए शिकस्त तो दे दें। अभी तक तो शिकस्त नहीं दे सके ना, अभी तक तो एतमाद के वोट अभी हुआ नहीं है। जब होगा तो इनको लग पता जाएगा, और फिर जो भी सामने आता है जिसका भी नाम सामने आता है वो सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक वोटिंग हुई नहीं है। सही है। आपकी तरफ आएंगे आसिफ बाजवा साहब। ये जो इल्जाम लग रहा है मुस्तकिल के खरीदो फरोख का सिलसिला जारी है, चौधरी जो है फवाद चौधरी साहब भी बड़े ऑथेंटिक वो कहते हैं जी, ये उन्होंने खुद ही अपने वर्कर के बारे में बात कर दी, मोमिना वहीद साहिबा के बारे में बातें सामने आई। ये वाकई ऐसा कुछ है कि आप लोग इस हवाले से बाकायदा पीछे से कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पैसों के मामला चल रहे हैं? क्यों ये इल्जामात लगते हैं सर बार बार? देखिए, बात ये है कि इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं है, और इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ। जब मरकजी हुकूमत में अदम इत्तेमाद आई तो उन्होंने कहा जी वहां पे अरबों रुपए की फरोख्त हुई है और एक भी वोट जो है इनका इधर उधर नहीं हुआ। हमने पीटीआई का एक भी रुकन नहीं लिया, और अगर वो ले लेते तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होती और उसका वोट भी नहीं गिना जा सकता था। अब देखिए जी, कैसे पॉसिबल है कि हम फरोख्त करें और पीटीआई का वोट जो है वो खरीदें और हम उसका वोट भी काउंट ना करवा सकें। और अच्छा सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं खाली पैसों की बात नहीं है, धमकियां भी दी जा रही हैं, तो धमकियों को तो काउंट नहीं किया जा सकता ना। हमने तो चैलेंज किया ना, राना साहब ने चैलेंज किया टीवी में बैठ के। उन्होंने कहा कि भाई बताएं किस रुकने असेंबली को पैसों की ऑफर हुई है और किस को टेलीफोन की थ्रेट कॉल आई है, आप वो हमें वो नंबर दे दें। और जो आपका अगर आपको ये कहते हैं ना कि नाम नंबर है, हमें जिन लोगों को कालें आई है उनके नंबर दे दें, हम तस्दीक कर लेते हैं। जियो फेंसिंग रहती है, पता चल जाएगा किसको किसकी कॉल आई है। बाजवा साहब, आपको ये मंतकी लगता है कि जिसको धमकी आई होगी वो ये बताएगा कि मुझे धमकी आई है? देखिए, अगर ये कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर इनकी बात मान ली जाए, अगर इमरान न्याजी साहब कहते हैं तो इमरान न्याजी साहब को कहना चाहिए कि इस नंबर पे कॉल आई है। सही, यानी कि आप ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जाहिर सी बात है जो भी फैसले जी जिस तरह 100% कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और अभी थोड़ी ही देर में आपको तब पता चल जाएगा कि ये किसी भी सूरत ये इजलास आज नहीं करेंगे, वहां से इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे, और ये अपने जो बंदूक की गोली है ये अदलिया के कंधों के ऊपर रख के चलाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह इनको अदलिया से भी रिलीफ नहीं मिलेगा और ये शर्मिंदा होंगे। और जितने दावे या यहाँ पे पंजाब असेंबली के लॉबी में बैठ के वहां जो गैलरी है, विल्सन्स गैलरी, वहां पे बैठ के फवाद चौधरी साहब या हमाद अदर साहब या दूसरे लोग वहां पे ट्वीट कर रहे हैं, ये अभी 10 मिनट में ये समझ आ जाएगी कि उन सब के ट्वीट जो थे वो झूठ पे मबनी है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये सिर्फ अवाम को इन्होंने एक शाम से लोगों को एक हिजानी की कैफियत पैदा की हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये किसी भी सूरत पंजाब असेंबली से इत्तेमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। अदील, आपकी तरफ आते हैं, और चूंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में है, कराची में जो है वो 15 तारीख को ये कहा जा रहा है जी इलेक्शंस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बेयकीनी की सूरत हाल है। क्या लगता है कि कोई अंदर से कोई गेम हो रहा है, कल कोई और फैसला आ जाएगा, इलेक्शंस रुक भी सकते हैं? आप किस तरह से देखते हैं सिनेरियो को? अदील, मुझे सुन सकते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। देखिए, इलेक्शन जो है वो इस वक्त एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं पीडीएम की सारी जमातों के लिए और मुल्क के रियासती इदारों के लिए। इलेक्शन से ये इस तरह से भाग रहे हैं जैसा कि जिस तरह का इनका जो बयानिया था ना कि अवामी जमहूरी और वोट से आने वाली ये अपने उस जमहूरी और अवाम के वोट वाले बयानिए से
यकसर तौर पर जो है वो मुनहरिफ हो गए और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। आपने देखा इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से ये भाग गए, कराची के बल्दियाती इलेक्शन से ये बार बार भाग रहे हैं और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये इलेक्शंस करवाएंगे या इस दफा फिर भाग जाएंगे। और जनरल इलेक्शन के नाम से तो मौत ही आती है सुन के इनको। अच्छा वो चले उसकी ठीक है, वजह उनका यही है, तो मौका उसकी अपनी वजह जगह। यही है कि आवाम, उसकी वजह ये है कि आवाम के अंदर जाने से घबरा रहे हैं। आवाम जो है वो इनको मुस्तरद कर चुकी है और इस वक्त जो अवामी मकबूलियत और जो अवामी राय है वो इस वक्त इमरान खान साहब के हक में है और ये पीडीएम की जमातें जिस दिन इलेक्शन में जाएंगी इनको लगता जाएगा। अच्छा, ये जो एमकेएम के धड़े एक साथ हो रहे हैं, आपको लगता है कोई बड़ा चैलेंज पीटीआई को दे सकते हैं ये कराची में? देखें एमकेएम जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से भड़के मार सकती है। जो असल काम है वो ये करेंगे नहीं क्योंकि इनको हुक्म नहीं आया। इनको हुक्म आएगा तो ये वो काम करेंगे क्योंकि बेचारे कठपुतली हैं, अपनी मर्जी से तो कोई काम कर नहीं सकते। तो वो तो कह रहे हैं जो Otherwise, हुक्म देने MKM के वाले थे पास अपनी हुक्म देते, वो तो ये कह रहे हैं जी हुक्म देने वालों ने हुक्म देना छोड़ दिया। एमकेएम के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर नवाज शरीफ या पीडीएम की जमातें या पीपल्स पार्टी उनके मुतालबात नहीं मान रही तो वफाकी हुकूमत छोड़ दें। वफाकी हुकूमत छोड़ दे ताकि इस मुल्क में फ्रेश इंतखाबात हो जाए, फ्रेश इलेक्शन हो। सर जैसे मुल्क जो आपको है छोड़ वो- दिया था उनको भी छोड़ दिया जाए, जी जिस तरह एमकेएम ने आपको छोड़ दिया था इसी तरह से वफाक में उनको भी छोड़ दें इस वक्त। हाँ, हमें हमें छोड़ने की वजह क्या बताई थी? इन्होंने यही बताई थी ना कि हमने इनके मुतालबात नहीं माने। अब इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे तो आप ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप ये हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रहे? हमारे दौर में तो इनको कराची को पैकेज भी मिल रहा था, कराची में ग्रीन लाइन भी चल रही थी, कराची में K4 का मंसूबा भी चल रहा था, कराची में जो है वो सर्कुलर रेलवे के लिए भी फंड जारी हो गए थे, कराची में नालों की सफाई भी हो गई थी, नाले भी बन रहे थे, कराची के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम भी हो रहे थे, अरबों रुपए के इनको तरक्याती फंड भी मिल रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने किसी के हुक्म के ऊपर हमारी हुकूमत छोड़ी। तो अब अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो अब ये किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं? इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए ना। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ हैं। आसिफ बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत अपनी जगह चल रही है लेकिन साथ साथ कराची की सियासत भी इस वक्त उरूज पे है। दुआ यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे उन हुक्मरान को लाए जो वाकई ही मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।